आइए स्टार्ट करते हैं चंद्रयान थर्ड की स्टोरी। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि 14 जुलाई को इसको लॉन्च कर दिया गया है। चंद्रयान थर्ड को इसरो के द्वारा कहाँ से लॉन्च करा गया है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से लॉन्चिंग करी गई है, जिसे श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज भी कहते हैं। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो GSLV एम के थर्ड, GSLV एम के थर्ड से लॉन्च किया गया है। अच्छे से याद रखिएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 2019 में जुलाई के महीने में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। और जिसमें क्या हुआ था कि इसको लॉन्चिंग के बाद में जो जो इसका रोवर है वो अपने रास्ते से भटक गया। विक्रम का तो पता चल गया था, जो लैंडर था उसका पता चल चुका था, लेकिन जो रोवर था उसका पता नहीं चल पाया। तो इसकी वजह से ही चंद्रयान थर्ड को स्टार्ट किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि कोविड का टाइम पीरियड चल रहा था, उस समय भी जो हमारे साइंटिस्ट थे वो लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दी है 14 जुलाई को चंद्रयान थर्ड की। अच्छा, साथ में आइए इसको समझते हैं, बजट के बारे में देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगे हैं, किसका क्या नाम है, रोवर कौन सा है, विक्रम जो लैंडर है उसकी क्या उपयोगिता है। इन सारे विषयों के बारे में समझेंगे और क्यों इसरो के द्वारा चंद्रयान थर्ड मिशन स्टार्ट किया गया है, उसके पीछे का मोटिव क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बजट के बारे में मैं अगर बात करूं तो बजट कितना लिया गया है, तो 615 करोड़ का बजट है इसमें। कितने करोड़ रुपए का बजट है, तो 615 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें 500 करोड़ रुपए सिर्फ इसकी लॉन्चिंग में ही लगा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो मिशन है, करीब ये जो मिशन चलाया जा रहा है चंद्रयान थर्ड मिशन, ये लगभग 40 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। तो अभी ये रास्ते पर में है, इसको पहुंचने में अभी 40 दिन लगेंगे। जबकि चंद्रयान 2 में ये बोला गया था कि चंद्रयान 2 को पहुंचने में, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में कितना टाइम लगता, 42 दिन का टाइम लग रहा था। साथ में मैं आपको बता दूं कि सॉफ्ट लैंडिंग कराने का उद्देश्य है इसरो का, यानी सॉफ्ट लैंडिंग कराने का उद्देश्य है। और कहाँ पर, तो जो हमारा मून है उसका जो साउथ वाला हिस्सा है, जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर लैंडिंग कराना है इसरो को। ठीक है, चंद्रयान थर्ड को। साथ में मैं कुछ बातें जो बता दूं आपको, कि अगर आप मून को देखेंगे, ठीक है, तो ये पहले ये कहा जाता था कि मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब देखा गया कि मून में जो गड्ढे मिले उसमें बर्फ जमी हुई मिली, स्पेशली जो दक्षिणी वाला हिस्सा है मून का, वहां पर कुछ ऐसे गड्ढे मिले हैं जिसमें बर्फ मिली हुई है। ठीक है। साथ में ये इसके जो आसपास का जो 10 किलोमीटर रेंज का एरिया है, यानी जो मून है हमारा, तो मून के आसपास का जो 10 किलोमीटर रेंज वाला जो एरिया है, यहाँ पर देखा गया कि कुछ एटमॉस्फेयर का जो साइंटिस्ट हैं उनको कुछ प्रूफ मिला है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, साथ में मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रमा है उसका जो साउथ जो पार्ट है, यानी जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ये ठंडा होता है ना। तो यहाँ के बारे में साइंटिस्ट को बहुत कम जानकारी है ना। तो यह इसीलिए जो इसरो के माध्यम से चंद्रयान थर्ड मिशन लॉन्च किया गया। और साथ में ये कोशिश करी जाएगी कि देखा जाएगा कि जो चंद्रमा और पृथ्वी की जो बनावट है ना, वो क्या बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, या फिर पृथ्वी से अलग होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ है, या फिर जो सूरज से जो प्लाज्मा आता है या सूरज से जो गैसें मिलती हैं उसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है यहाँ का, या फिर चंद्रमा की जो सतह है उसके अंदर ही ऐसे कुछ मटेरियल हैं, ऐसे कुछ तत्व हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है चंद्रमा के चारों तरफ। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान मिशन थर्ड स्टार्ट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रयान थर्ड को सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया दक्षिणी ध्रुव पर, यानी जो साउथ पोल है मून के, वहां पर करा दिया गया, तो अपने आप में मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप में बहुत पूरे विश्व में भारत की ये उपलब्धि होगी। यानी पूरे विश्व का भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जो साउथ एरिया में या साउथ पोल पर लैंडिंग करा पाएगा किसी इस तरीके के रोवर की। ओके, क्लियर। अच्छा, रोवर क्या होता है, तो रोवर एक तरीके का रोबोट होता है। ठीक है, जो जिसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट लगे रहते हैं कि वो जाता है सतह पर और सतह की खोज, जो मटेरियल्स होते हैं सतह की या जो भी तत्व होते हैं, जो सरफेस होगा मून का, लूनर का जो सरफेस होगा,
उसके उस उसका अध्ययन करेंगे और उसमें जो भी तत्व होगा उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, जो लैंडर है उसको देंगे और लैंडर से वो सीधे पृथ्वी पर भेजी जाएंगी, यानी इसरो में भेजी जाएंगी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो डेटा है वो किस तरीके से, यानी पहले रोवर कहाँ भेजेगा, लैंडर में भेजेगा, लैंडर कहाँ भेजेगा, वो सीधे इसरो तक भेजेगा, यानी पृथ्वी तक, अर्थ तक भेजेगा। तो इस तरीके से भारत के पास अपना खुद का डेटा होगा। ठीक है, क्लियर। आओ अब थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहता है, दक्षिण ध्रुव पर कराना चाहता है। इसका वजन कितना है? तो इसका वजन है 3,900 किलोग्राम। कितना है? 3,900 किलोग्राम। अब इसके पार्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स लगे हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इसका प्रोपल्शन। क्या है? प्रोपल्शन, जो एक तरीके का ये जो प्रोपल्शन है, इसका वजन कितना है? तो इसका वजन है 2148 किलोमीटर, यानी कि 2148 किलोमीटर इसका वजन है। लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है। विक्रम साराभाई का नाम आप जानते हैं, तो विक्रम साराभाई के नाम पर ही लैंडर का नाम विक्रम दिया गया है। और जो रोवर है, जो एक तरीके का रोबोट है, उसका नाम दिया गया है प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, है ना। और इस रोवर में कितने पहिए लगे हैं? तो 6 पहिए लगे हैं, जो चांद पर लैंड करेगा और वहां से जो जानकारी है वो लैंडर को देगा। लैंडर से वो जानकारी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आएगी? तो वो जो है वहां से जानकारी पृथ्वी पर आएगी, यानी इसरो के पास आएगी। ओके, क्लियर हो गया, ये सारी जानकारी मिल गई। अच्छा, साथ में GSLV M के 3 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये एक ऐसा व्हीकल है जिससे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ही बनाया गया है, यानी कि इसरो के द्वारा ही इसको विकसित किया गया है। ओके, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो मिशन हुआ है उसका थोड़ा सा हम उसमें अंतर देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग के ऊपर है। चंद्रयान 3 के लिए टाइमिंग कितना दिया गया है पहुंचने का? तो इसमें दिया गया है 40, और चंद्रयान 2 में कितना दिया गया था? 42 दिया गया था। साथ में मैं आपको बता दूं कि 250 किलोग्राम वजन ज्यादा है चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 से। इसके अलावा जो चंद्रयान 2 था उसको 7 साल के काम के लिए भेजा जा रहा था, जबकि चंद्रयान 3 को सिर्फ भेजा जा रहा है 3 से 6 महीने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रयान 3 है इसमें 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। कितने लगाए गए हैं? 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। और इस 4 थ्रस्टर्स की विशेषता ये है, जो लैंडर में लगाए गए हैं, इसकी विशेषता ये है कि ये अगर चांद पर जब उतरेगा, लूनर पर उतरेगा, तो धीरे धीरे ये स्पीड अपनी कम कर लेगा। ठीक है, यानी जो इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, वो धीरे धीरे क्या होगी, वो अपने आप कम होती जाएगी। उसके बाद ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। एक ये चीज, एक विशेषता इसकी ये है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि साथ में ही सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ में अगर डायरेक्ट ये उतरता तो जो धूल कण होते तो उससे क्या होता, उस धूल बहुत ज्यादा उड़ती, और उससे क्या होता कि जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके लिए जो लैंडर था या जो रोवर था, उसके उसके जो सेंसर्स थे वो खराब हो सकते थे। तो इस बात को ध्यान में रख कर ही इसकी वेलोसिटी को, इसकी स्पीड को कम कराने की भी कोशिश की गई है। और इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा पहले ही जो चंद्रमा का साउथ वाला हिस्सा है, वहां पर पहले ही ऐसा एक एरिया सेलेक्ट कर लिया गया है जहां की जो सतह है वो कैसी है, बिल्कुल सपाट है, यानी उबड़ खाबड़ सतह नहीं है, और वहीं पर लैंडिंग कराने की कोशिश करी जाएगी लैंडर के माध्यम से रोवर की। ओके, क्लियर, समझ में बात आ गई। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया। ओके, तो अच्छा एक चीज और है, देखो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर चंद्रमा, जो ये चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली, तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के साउथ पोल में जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, किसी कोई ऐसा मिशन चलाया है। ठीक है, और साथ में ही भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जैसे कि रसिया है, अमेरिका है, चाइना है। इसके बाद भारत चौथा देश ऐसा बन जाएगा जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएगा। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में लगभग 77 ऐसे देश हैं जिनका अपना खुद का एक, उनकी खुद की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, जिसमें से पूरी दुनिया में सिर्फ 11 देश ऐसे हैं, सिर्फ 11 देश ऐसे हैं जिन्होंने चंद्रमा के लिए मिशन भेजे हैं, है ना। और लेकिन सक्सेसफुल कितने लोगों का हुआ है? तो सिर्फ 3 ऐसे देश है जिनका सक्सेसफुल हो चुका है
जैसे सोवियत संघ यानी रसिया का, अमेरिका का, चाइना का, और इसके बाद हो जाएगा भारत। ओके, तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। ओके, अच्छा, साथ में ही वहाँ पर क्या क्या काम करेगा, तो कुछ बातें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं उसका रीज़न क्या है, क्या पृथ्वी से अलग होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और सतह की जो थर्मल प्रॉपर्टीज है यानी जो तापमान है उसके बारे में पता चलेगा। जो दक्षिणी हिस्सा है वो उसमें हमेशा बर्फ ही क्यों जमी है उसके बारे में पता चलेगा। जो सूर्य से प्लाज्मा मिल रहा है उसकी वजह से उसके चंद्रमा की सतह में क्या बदलाव हो रहा है इसके ऊपर बात होगी। चंद्रमा और पृथ्वी की सटीक दूरी के बारे में अनुमान लगेगा। और चंद्रमा की जो सतह है, जो लूनर की जो सतह है, उसमें जो केमिकली और जो खनिज संसाधन है, जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज है, उसके बारे में भी पता लगाने में पूरी तरीके से हेल्प मिल जाएगा चंद्रयान थर्ड की मदद से। ओके, क्लियर। अच्छा, साथ साथ में जब मिशन की लैंडिंग होगी, ठीक है ना, तो लैंडिंग के साथ साथ में उसकी लोकेशन, हाइट और जो उसकी वेलोसिटी है ना, उसका भी अनुमान लगाया जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से। और मैंने बोला ना आपको कि जब उसकी लैंडिंग कराई जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, तो उस समय उसकी गति को धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा या अपने आप वो धीरे धीरे उसकी गति कम हो जाएगी। इस तरीके के सेंसर लगाए गए हैं जिससे कि धूल कण कम से कम उड़े और उसके सेंसर्स बचे रहें, खराब ना हो। ओके, क्लियर। देखिए, यूएसए ने क्या बोला है, यूएसए ने के द्वारा जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, जो लूनर का जो साउथ पोल है, वहां पर एक मिशन चलाया जा रहा है, आर्टेमिस। क्या नाम है उस मिशन का? आर्टेमिस मिशन। ठीक है, तो आर्टेमिस मिशन के तहत वो जो अमेरिका है वो क्या करेगा, वो जो है लोगों को चंद्रमा पर लेकर जाएगा, है ना। तो एक मिशन चलाया जा रहा है, उसका नाम है आर्टेमिस मिशन थर्ड, है ना। तो चंद्रयान थर्ड से जो डेटा मिलेगा उस डेटा का प्रयोग करके आर्टेमिस थर्ड भी अपना जो मिशन चला रहा है उसमें उसको फायदा हो सकता है। और इवन मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा से और पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी भौगोलिक घटनाएं हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति की जो कहानियां हैं, उसमें इसरो को एक बहुत बड़ा लीड मिलने की संभावना है। जो चंद्रयान थर्ड मिशन है उसके तहत। चंद्रयान फर्स्ट मिशन कब चलाया गया था? 2008 में स्टार्ट किया गया था, यानी भारत का फर्स्ट मिशन था मून के लिए चंद्रयान फर्स्ट, जो 2008 में चलाया गया था। देखिए, चंद्रयान टू 22 जुलाई 2019, ठीक है, कहाँ पर? तो श्रीहरिकोटा रेंज से ही इसको भी लॉन्च किया गया था 2:43 पर। ओके, और साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ये बताया कि चंद्रमा की सतह से, या ये कह लें कि जहां पर लैंडर को होना था उससे लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही जो लैंडर था वो अपने रास्ते से भटक गया, और जिसकी वजह से जो ये अभियान था वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। लेकिन बाद में 8 सितंबर 2019 को जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा ये बताया गया कि ऑर्बिटर के द्वारा जो भी कंप्यूटर के माध्यम से जो भी जानकारी मिल रही है उससे विक्रम लैंडर का पता चल चुका है, लेकिन रोवर का पता नहीं चला था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी है चंद्रयान टू के बारे में कि वो कैसे विफल हो गया, यानी जहां पर लैंडर को जाना था कि उससे 2.1 किलोमीटर पहले ही वो अपने रास्ते से भटक गया। और बाद में साइंटिस्ट को ये पता चला, वैज्ञानिकों को ये पता चला, तो 8 सितंबर 2019 को उनके द्वारा बताया गया कि ऑर्बिटर के माध्यम से जो भी जानकारी मिल रही है उससे पता चल रहा है कि विक्रम लैंडर का पता चल चुका है, लेकिन रोवर का अभी भी पता नहीं चल पा रहा है, यानी कि जो चंद्रयान टू है उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। रोवर क्या होता है? तो रोवर एक तरीके का रोबोट होता है जो इस पूरे मिशन का लीड जो इस पूरे मिशन को क्या करता है, एक तरीके से कह लो तो लीड करता है, जो जानकारी उपलब्ध कराता है। ओके, आइए बात करते हैं इसरो ल्यूपेक्स मिशन के बारे में। देखो, इसरो ल्यूपेक्स मिशन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से रिलेटेड ही ये मिशन है, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। भारत और जापान की जो स्पेस एजेंसियां हैं उनके बीच में 2017 में ही टाई अप हो चुका था इस मिशन के लिए। इस मिशन के तहत ही जो हमारा लूनर है उसका जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर जाना है और उसका अध्ययन करना है। इसके इसके लिए जो भारत है, भारत का जो इसरो है वो क्या करेगा, तो भारत का जो इसरो है वो लैंडर की व्यवस्था करेगा और बाकी जो लॉन्चिंग वाहन है और साथ में रोवर, इसकी व्यवस्था जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। ओके, तो ये थोड़ी सी जानकारी है इसरो ल्यूपेक्स मिशन के बारे में। अच्छा,
JAXA यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि जापान की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। पूरी दुनिया में आप देखोगे तो लगभग 77 देश ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की अंतरिक्ष एजेंसी है। ओके, क्लियर। और अच्छा, इसके जो JAXA है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो हिरोशी यामाकावा इसके अध्यक्ष हैं। और साथ में क्वाड देश क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि क्वाड देश 4 अंतरराष्ट्रीय देशों का एक समूह है, जिसमें USA है यानी अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ठीक है, तो ये सबके साथ मिलकर काम करता है, या जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी सबके साथ मिलकर काम करता है, संयुक्त प्रयास से काम करता है अंतरिक्ष के लिए। देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर है। अच्छा, जब पृथ्वी चंद्रमा से बहुत दूर होती है तो उस स्थिति को अपभू कहते हैं। ठीक है, और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो स्थिति होती है, जो दूरी होती है, वो सबसे कम होती है, सबसे कम स्थिति को पेरिगी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिगी कहते हैं। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि पृथ्वी का एक एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, जो एक तरीके से अंडाकार रूप से पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है ना। सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जब ये अपभू और पेरिगी की स्थितियां होती हैं तो उसकी वजह से जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल है ना, तो वो भी प्रभावित होता है। और गुरुत्वाकर्षण का बल जब प्रभावित होता है तो उसकी वजह से ज्वार और भाटा की स्थितियां होती हैं, वो कमजोर होती हैं और ताकतवर होती हैं। यानी कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब दूरी है वो काफी निकट की होती है, यानी जो दूरी काफी कम होती है, यानी पेरिगी की स्थिति होती है, तो उसके उसके कारण ज्वार और भाटा भी ज्यादा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, और जब क्या होगा, जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी अपभू की स्थिति होगी, तो उस समय क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का बल कम लगेगा, तो ज्वार और भाटा की स्थिति भी कैसी होगी? कमजोर होगी। ये तो मतलब एक साइंटिफिक है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण का बल कम है, ज्वार भाटा की स्थिति क्या होगी? कमजोर होगी, है ना। अच्छा, साथ में कुछ और बातें हैं, जैसे कि हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बात करते हैं, है ना। तो देखो, जब सूर्य ग्रहण होगा तो निश्चित सी बात है कि जब पेरिगी की स्थिति होगी, यानी कि चंद्रमा बिल्कुल पास होगा, तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी पर कम पड़ेगा। ठीक है, और जब चंद्रमा दूर होगा और ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, यानी अपभू की स्थिति होगी और उस समय सूर्य ग्रहण होगा, तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी पर ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है, तीनों का तालमेल हम यहाँ पर समझ सकते हैं। आइए आइए इसरो के बारे में बात करते हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, जो जिसका मुख्यालय हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? कर्नाटका में देखने को मिलेगा, कर्नाटका के बेंगलुरु में। ठीक है, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री एस सोमनाथ। कौन है? श्री एस सोमनाथ, जिसको विक्रम साराभाई के द्वारा 1960 के दशक में स्थापित किया गया था। किसे? इसरो को। ओके, देखिए, आर्यभट्ट भारत का ऐसा पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? सोवियत लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और विकसित किसके द्वारा किया गया था? भारत के इसरो के द्वारा। यानी इसरो के द्वारा पहला ऐसा उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह जिसको विकसित किया गया था, उसका नाम क्या है? तो आर्यभट्ट नाम है। इसके अलावा SLV 3, साथ में भास्कर 1, भास्कर 2, ऐसे कई सारे मिशन हैं जो भारत के इसरो के द्वारा चलाए गए थे। और इसके अलावा PSLV और साथ में GSLV जो रॉकेट लॉन्चर है, उसका भी निर्माण इसरो के द्वारा किया गया है। जो PSLV है वो स्पेशली जो पोलर वाले हिस्से होते हैं वहां के लिए लॉन्च किए जाते हैं उपग्रह PSLV के माध्यम से। और GSLV के माध्यम से स्पेशली जो जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो एरिया है वहां के लिए स्पेशली इसको लॉन्च किए जाते हैं GSLV के माध्यम से। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। आई होप कि आपने चंद्रयान थर्ड बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, चंद्रमा की स्थिति को समझ लिया होगा, जो लूनर है हमारा उसका जो साउथ पोल है उसके बारे में समझ में आ गया होगा, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है चंद्रमा के बाहर वो किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, वो चंद्रयान थर्ड के माध्यम से ही पता चलेगा। और इसरो की जो स्थिति है वो भी हमें समझ में आ गई होगी। तो प्लीज, अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।